अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कमल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और आज के सुबह का आगाज़ करेंगे इस बात के साथ कि इंसान की ज़िंदगी में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डिसिप्लिन जब इंसान की ज़िंदगी में होता है तो इंसान कामयाबियों की तरफ बढ़ता है। और इस डिसिप्लिन का आगाज़ कैसे हो, हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो सारे डिसिप्लिन को भूल जाते हैं। सुबह हमसे जल्दी नहीं उठा जाता है और फिर हम अपना फूड जो है वो टाइम पर नहीं ले रहे होते हैं, हम जल्दी सोते नहीं हैं, जल्दी इसी वजह से उठ भी नहीं पाते हैं, तो सारी ज़िंदगी का डिसिप्लिन ख़राब हो जाता है। और फिर अगर अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आप अगर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर डिसिप्लिन रखेंगे तो आप अपने काम को वक्त पर मैनेज करेंगे, आपका काम जल्दी ख़त्म होगा तो आप जल्दी अपने घर जा सकेंगे, आप अपना टाइम फैमिली के साथ इंजॉय कर सकेंगे, आप दीगर एक्टिविटीज़ को टाइम दे सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी आपके डिसिप्लिन की वजह से। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर नज़्म ज़ब्त लेकर आइए। जैसे कि कायदे आज़म ने कहा, हमारे और बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स रहे हैं माशरे के अंदर, वो सब डिसिप्लिन की अहमियत पर जोर देते रहे और वो सिखाते रहे कि इंसान को डिसिप्लिन होना चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, अच्छा बनाइए, खूबसूरत बनाइए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़िए और अच्छे से ज़िंदगी गुजारिए। जनाब, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि अब हम देख रहे हैं कि एक संगीन मसला है जो कि दुनिया को दरपेश है। और जी हाँ, हम बात करेंगे अब कोरोना वायरस की। अब बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है इस हवाले से कि आखिरकार ये कोरोना वायरस है क्या। चीन में सबसे ज़्यादा फैल रहा है और ये वायरस सांस के निज़ाम को मुतासर करता है और जिसकी वजह से जब ये अटैक करता है तो फिर लोग सांस सही नहीं ले पाते और जिसकी वजह से कई हलाकतें अब तक हो चुकी हैं। 80 के करीब अफराद हैं जो कि इसका निशाना बन चुके हैं। दुनिया भर में इस हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया और ख़ास तौर पर शहरियों को ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक के कि वो चीन का सफ़र करने से परहेज़ करें। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं की गई है और इसका जो इलाज है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है कि इधर इसका ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और क्या ये पाकिस्तान में भी फैल कर मुंतकिल हो सकता है, जो इस हवाले से खबरें आ रही हैं। इस पर डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर तलत नसीर पाशा साहब। उन्हें वेलकम करेंगे शो में, जो कि वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी वेटरनरी एनिमल एंड साइंस के। तो वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, ये कोरोना वायरस है क्या और ये अभी आइडेंटिफाई हुआ, ये पहले से मौजूद है? नहीं, ये एनिमल्स में मौजूद होता है और इसकी कोई 6 ऐसे वायरसेस हैं जो ह्यूमन बींग्स में भी ट्रांसफ़र होते हैं। और सबसे पहले जो इसका ये इंसिडेंस हुआ था वो 2002 में हुआ था। वो भी चाइना से, साउथ चाइना से इनिशिएट हुआ, जिसको सार्स कहते थे, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से। ठीक है। और उसमें भी कोई 8000 से ज़्यादा लोग कोई 30 ममालिक में इफ़ेक्ट हुए। सही। और उसमें कोई इसी तरह 800 से ज़्यादा अमवात हुई। और इसके बाद ये मिडल ईस्ट में मार्स के नाम से, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से ये एक और कोरोना वायरस था, ठीक है, जिसने 2012 में इसका इफ़ेक्ट हुआ। और उसका वो ज़्यादा सीवियर था, उसमें कोई 2500 के करीब लोग थे जो इफ़ेक्ट हुए और डेथ जो थी वो 800 से भी ज़्यादा थी। सही। तो ये अभी जो रिसेंटली चाइना में हुआ है, जिसको नोवल कोरोना वायरस का नाम दिया गया है, ये इसकी सिमिलैरिटी जो है कोई 80% सार्स के साथ मिलती है। ठीक है। और ये जानवरों से जानवरों में, जानवरों से ह्यूमन बींग्स में और ह्यूमन बींग्स में ह्यूमन बींग्स में। किन जानवरों से होता है डॉक्टर साहब? क्योंकि ये भी बातें हो रही थी, ये भी कहा जा रहा था कि सांप और चमगादड़ से फैला जाता है, तो ये इस वजह से फैल रहा है? इसी में असल में ये जो इनिशिएट हुआ प्रोसेस, ये वुहान में उनकी एक लाइव एनिमल मार्केट है और जिसको फिश भी है, बाकी जानवर भी हैं। तो अभी एग्जैक्टली उसमें नहीं है कि कौन से में हुआ, लेकिन उसके जो वर्कर्स थे
उनसे ये इनिशिएट हुआ है। सही है। और आपको मालूम है कि जैसे वर्ल्ड ओवर कितनी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है, और ऑलरेडी ये ओवर द डेज ये कोई 11 ममालिक में पहुंच चुका है, जिसमें अप टू USA, फ्रांस, कनाडा और जो रीजनल कंट्रीज़ हैं जैसे कोरिया, हांगकांग, जापान, मलेशिया, तो बड़ी तेज़ी से ये इसका स्प्रेड हो रहा है। सही। तो अभी तक इसका कुछ इलाज पता चल सका है? क्योंकि आपने भी बताया कि पहले भी 2002 में था, तो फिर कैसे ट्रीट किया गया और अब तक इस पर कुछ काम हुआ है या अभी भी इसकी कोई अभी तक वैक्सीन नहीं बनी। ठीक है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है कि उसको जैसे कि ज़्यादा पानी पिलाया जाए, और उसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये डायग्नोज होता है तो दूसरों को कांटेक्ट, दूसरों को बचाना बहुत ज़रूरी है, और उस पे ज़्यादा तवज्जो है। और जो वायरल डिजीज़ के उसकी जो टेक केयर की जाती है, सिम्टोमेटिक, वो दी जाती है। जो इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है, वैक्सीन या कोई एंटीवायरल जो स्पेसिफिक हो, वो अभी तक नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है, अब तक इस पर काम शुरू हो गया? क्योंकि अब और ये कितना हद तक खतरनाक हो सकता है, क्योंकि देखें ना, अब सांस से मुंतकिल हो रहा है और एक से दूसरे को भी सांस के थ्रू ही फैलता है। बिल्कुल, ये इसको एरोसोल कहते हैं कि सांस से, कांटेक्ट से, ठीक है, स्नीजिंग से, कफिंग से। तो ये खतरनाक तो इसका इसलिए बहुत है कि हमारा भी चाइना के साथ बहुत ज़्यादा उसमें कोलैबोरेशन है, और हमारे, अगर मैं अपने शोबे की बात करूं, बेशुमार स्टूडेंट्स हैं जो चाइना में पढ़ रहे हैं। और कोई 28,000 स्टूडेंट्स हैं। वुहांग में कोई 500 स्टूडेंट्स हैं। यानी पाकिस्तान भी ये आ सकता है। तो अब प्रिवेंशन क्या है, करना कैसे, बचना कैसे? इसका प्रिवेंशन एक तो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया जी कि एयरपोर्ट्स के ऊपर इसका जो टेम्परेचर चेक करते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसके साइंस हैं टेम्परेचर के, फिर आइसोलेशन इसकी और क्वारंटीन और उसकी आइसोलेशन वार्ड, उसका जो कांटेक्ट है उससे बचना है। जो लोग इसमें इफ़ेक्ट होते हैं उनसे आपको उन्हें कैसे बचना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है। हाँ जी, सही है। तो आप जो है वो दूसरी बात ये कि क्विकली तौर पे ये भी बता दीजिएगा कि एक तो अलामात क्या होती हैं, कैसे पता चल सकता है कि इसका जो टेम्परेचर है या इधर बुखार हो रहा है इसको, या फिर कोरोना वायरस भी हो सकता है। तो अलामात क्या होती हैं? इसमें अलामात जो हैं जी, वो एक तो कफिंग है। ठीक है। फिर उसमें रेस्पिरेटरी, लो रेस्पिरेटरी, जिसमें नमोनिया है जो लेटेस्ट स्टेज पे, इसके किडनी फेलियर्स हो जाते हैं, उसमें स्नीजिंग है, ये जो इन्फ्लुएंजा टाइप के जो इनिशियल कोल्ड के और टेम्परेचर के, ये इसके अलामात हैं। अच्छा, जो पाकिस्तानी हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, उनके हवाले से कोई अभी स्टेप लिया जा रहा है? तो वहाँ पर भी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, और फिर यहाँ पर वो चीज़ें मुंतकिल ना हो, क्योंकि ट्रैवलिंग तो रहती है, बहुत सारे बाहर के ममालिक में। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अवेयरनेस है, और कि जी अगर खुदा न खास्ता कोई फैमिली में या कोई ऐसा सिलसिला आता है तो कैसे बचना है। ठीक है। और उसको क्वारंटीन कैसे करना है, कैसे उसको उससे कांटेक्ट और बाकी चीज़ों से कैसे उसे। ठीक है। तो प्रिकॉशंस जो है ना वो लेनी चाहिए, और वो जो बात कहते हैं ना कि एहतियात जो है वो बेहतर है इलाज से, और इलाज अभी तक पता भी क्योंकि प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है, तो बेहतर है ये है कि आप सबसे ज़्यादा एहतियात बरतें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कमिंग इन दिस शो और हमें जुड़ने के लिए। तो ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें, ताकि आपको पता चल सके और आपकी जो सेहत है वो बेहतर रह सके। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और जिस तरह हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो आज सेगमेंट शामिल करते हैं और आज जानने की कोशिश करेंगे कि जो पूरा हफ्ता आने वाला है वो ना सिर्फ मुल्क के लिए कैसा है, आप लोगों के लिए कैसा है, किन के रोज़गार के मसाइल हैं वो शामिल करेंगे कि किसको वो मसले हल हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों की शादियाँ स्केजूल होती हैं, रिश्ते स्केजूल होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानेंगे कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनका सियासी मुस्तकबिल कैसा रहेगा। मारूफ एस्ट्रोलॉजर्स जो हमारे साथ
मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तो तारुफ करा देते हैं आज कौन कौन हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले कराची चलेंगे और कराची में हमारे साथ उनसा शाह मौजूद है जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं। वेलकम टू द शो। और साथ साथ कराची स्टूडियो से हमें आगा बहिश्ती साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो कि मारूफ एस्ट्रोलॉजर है और आप सबके बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो और साथ साथ हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में भी सैयद अली जैदी साहब भी मौजूद होंगे, कुछ ही लम्हों में हमारे साथ वो भी होंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आगा बहिश्ती साहब, आपसे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो कराची वाले हैं और ख़ास तौर पर अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की बात की जाए तो क्या वो दोबारा वफाकी काबीना का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? क्या कह रहे हैं सितारे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िस साअह व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तव्वाअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया। और मैं आज थोड़ी सी बुरिश से ज़्यादा सितारों और सियारों के हवाले से बात करना चाहूँगा। ज़रूर। और सियारों के हवाले से मैं ये बात कंफर्म कर रहा हूँ, MQM की जो पॉलिसी है वो चेंज हो जाएगी और खालिद मकबूल या दीगर लोग जो है वो दोबारा वजारतों पे आ जाएंगे। जो ख़तरात या जो चीज़ें किसी हद तक उठी थी वो एक दो दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और खालिद मकबूल आने वाले वक्त में दोबारा अपनी जो मिनिस्टर है हुकूमत में जो जिसमें अभी वो इस्तीफ़ा दे दिया, हटा या वक्ती तौर पर हटा है, उस पर दोबारा आता हुआ नज़र आ रहा है। और इसका असरात हुकूमत के ऊपर अच्छे पड़ेंगे, कराची के ऊपर अच्छा पड़ेंगे। और इस वक्त इमरान खान के अगर बुलंदियों पर अपनी शोहरत और तमाम तवन्नाइयों के साथ कामयाबियों के साथ मौजूद है, मुझे नहीं लगता है कि MQM या खालिद मकबूल की तरफ से इमरान खान के लिए कोई मुश्किल या कोई मसला तो या कोई बहिश्ती साहब, वज़ीर आला KP की अगर बात की जाए तो महमूद खान साहब की कुर्सी पर भी काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान उठते रहे हैं, उस्मान बुज़दार साहब की कुर्सी पर सवालिया निशान उठते रहे हैं। इन दोनों को क्या मार्क्स सेव कर रहे हैं आप? बिल्कुल। इस वक्त तो वज़ीर आला जो KP के है उसके लिए तो कोई किसी किस्म का ख़तरा नहीं है। और अब भी मैं ये कह सकता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब इस वक्त डेंजर जोन में मौजूद हैं, इसके सियारे ज़वाल पर मौजूद है। अब अल्लाह इसको निकालता है तो एक अलग बेस है। आने वाले वक्त ये 3 हफ्ते इसके लिए बहुत अहम है। और अगर ये 3 हफ्ते, पिछले दफ़ा भी प्रोग्राम में आपके ही प्रोग्राम में कहा था, और अगर ये 3 हफ्ते गुजारने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर शायद आगे जाकर इसकी मुश्किलात में थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। अलबत्ता जो KP के है उसके लिए तो कोई खतरा नहीं है। पंजाब के वज़ीर आला के लिए मसाइल मुश्किलात अभी भी मौजूद है। सही। उनसा आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के बारे में आपने क्या पेशन गोई आपकी? देखिए, कार्ड्स जो मेरे पास आए हैं ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। अभी मुश्किलात तो हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके लिए, कुछ हर्डल्स मुझे नज़र आ रही हैं, कुछ रुकावटें ज़रूर हैं उनके स्टार में, लेकिन आगे जाके उनका जो है हो सकता है वो दोबारा असेंबली की तरफ आ जाएं। इसके अलावा मैंने जो MQM के लिए जो कार्ड्स निकाले हैं वो जो हैं सारे कार्ड जो हैं तलवारों के ही आए हैं। 10 ऑफ सोर्ड है, 5 ऑफ सोर्ड है, 6 ऑफ सोर्ड है। तो सारी कॉम्प्लिकेशन मुश्किलात हैं। मुझे नहीं लग रहा कि MQM की कोई पार्टी दोबारा से मकबूलियत अख्तियार करेगी या कोई उनकी कराची में कोई हुकूमत उनकी स्टेबल नज़र नहीं आ रही। ठीक है। उसके अलावा मैंने जो एक कार्ड निकाला है PTI की गवर्नमेंट कराची में, तो वो उसकी जो है स्टेबिलिटी है पीपल्स पार्टी के साथ। तो ये सारी जो पार्टीज़ मिलकर तो कराची चला सकती हैं, गवर्नमेंट चला सकती हैं, लेकिन कोई मुझे MQM की कोई इतना ज़्यादा वो मेजॉरिटी नज़र नहीं आ रही। ठीक है। सैयद अली इसके अलावा जो मैंने जी कंटिन्यू करें उनसा। जी मैंने जो बुज़दार साहब के लिए जो कार्ड्स निकाले हैं उसमें द चैरियट है, बड़े पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, सक्सेस के कार्ड्स आए हैं। इस वक्त तो उनकी जो करंट सिचुएशन ज़रूर मुश्किलात है, मुश्किल में ज़रूर है, पोजीशन उनकी प्रॉब्लम्स में तो है, लेकिन आगे उनके लिए कोई ख़तरा मुझे नज़र नहीं आ रहा कि उनको अपनी जो उनकी जो पोजीशन है उससे हटते हुए नज़र नहीं आ रहे मुझे।
ठीक है, सैयद अली जादी साहब, सबसे पहले तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को इन कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की पहली बात यह है कि मुझे डेट ऑफ बर्थ भी नहीं मिल सकी और ना मुझे इनके हाथों के प्रिंट मिल सकें, लेकिन एक जो इनके नाम के अगर हम निकाले जाएँ तो बहिश्ती साहब मुझसे मेरे इल्म से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि इनकी जो तीनों खालिद मकबूल सिद्दीकी, इन तीनों वर्ड्स के जो नंबर्स निकलते हैं वो 16-16 निकलते हैं, ठीक है। और इनका टोटल भी ये 16 ही बन रहा है, यानी कि तीनों जो इनके नाम बन रहे हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी 16-16-16, अच्छा, ये तीनों जगह पर आ रहे हैं। अब इसका 16 का मतलब लेना है तो ये दोबारा से मुझे वापस नज़र आ रहे हैं और तकरीबन ये थोड़े अरसे बाद ही दोबारा से काबीना का हिस्सा हो जाएंगे और इनके लिए वक्ती तौर की मुश्किलात हैं, इससे ज़्यादा आगे कुछ भी नहीं है। और इसके साथ मुझे जो नज़र आ रही है मुश्किलात जो नज़र आ रही है वो महमूद ख़ान के लिए कुछ थोड़ी बहुत मुझे मुश्किलात नज़र आ रही है, उनकी पोजीशन बड़ी डावन डोल रहेगी। और अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के जायचे में मुझे कुछ कुर्बानी की अलामात नज़र आ रही हैं, जवाल की अलामात नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो सियासी जवाल होता है इसका मतलब गिरफ्तारी होता है। जायचे में अगर हम सियासी जवाल, बहिश्ती साहब मेरी बात से इत्तफाक करेंगे, जो जवाल की कैफियत हम लेते हैं उसका सियासतदानों का मतलब ये होता है कि गिरफ्तारी। और इसके साथ मुझे चंद PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ नज़र आ रही हैं KPK में और पूरे मुल्क में एक आप देखेंगे कि गिरफ्तारियों का एक सीज़न शुरू हो जाएगा। अच्छा, और उसके बाद एक सतारा अतारद है, उसकी हुक्मरानी होती है कानून नाफिज करने वाले इदारों पर। तो जो सतारा अतारद है वो अब अपनी पावर शो करेगा, जितने पूरे मुल्क में जजेस हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं तो उसमें अब आप तबादले बड़े पैमाने पर देखेंगे, तब्दीलियां और तबादले ये दोनों चीज़ें बड़े पैमाने पर देखेंगे। पिछले दिनों आपने देखा होगा IG सिंध भी चेंज हुए हैं और ये DG ISPR भी चेंज, ये सतारा अतारद की पावर है। अच्छा, ये चेंजेस हम देख रहे हैं। हाँ जी, ये चीज़ें हमारे लिए कोई नई नहीं हो रही होती, हम इन चीज़ों को अपने तौर पर देख रहे होते हैं। और एक कल शेख रशीद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि मैं सियासत छोड़ने का ऐलान करूं, तो मेरे पास उनके हाथों के प्रिंट है। मेरे लिए ये चीज़ बड़ी यानी कि अजीब सी थी कि वो कैसे छोड़ सकते हैं सियासत। तो मेरा इल्म तो कुछ और कह रहा है। क्या कह रहा है? मेरा इल्म कह रहा है कि उनका अभी कैरियर बहुत तवील है, तो छूटती नहीं मुंह से काफिर लगी। वैसे भी सियासतदान अक्सर ही कहते रहते हैं कि जनाब हम सियासत छोड़ देंगे, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, लेकिन छोड़ता कोई नहीं है। शमसी लकीर बड़ी नुमाया है और इनका कैरियर मुझे तवील नजर आ रहा है और सियासत में मुझे इनकी कोई गैर हाजिर नहीं नजर आ रही और बहुत इनका टाइम तवील है। और मार्च में मुझे लगता है कि महंगाई में ठहराव आ जाएगा, मुस्बत चीज़ें होंगी पाकिस्तान में। पिछली बार बात भी कर चुके हैं, जरा आप लोगों की बात करते हैं। ज़रा ये बताएं कि इस हफ्ते आगा बहिश्ती साहब कौन से सितारे हैं 3 जो उरूज पर रहेंगे और कौन से 3 सितारे हैं जिन्हें ज़वाल का सामना करना पड़ेगा या उनके लिए मुश्किलात रहेंगी? अच्छा रमशा, इस वक्त मैं चाह रहा हूँ ना वो सियारों के हवाले से थोड़ी सी बात करूँ, क्योंकि हम सितारा शनास है तो इस हवाले से थोड़ी सी बात होगी। इस वक्त जो है वो मरीख और मुश्तरी और चांद और ये तीनों इस वक्त उरूज और बुलंदी के तरफ परवास कर रहे हैं, ठीक है, और कामयाबी और तरक्की के मौके फराम कर रहे हैं जिनके जवाल के घर में मौजूद थे। और बिलखुसूस मुश्तरी का इस वक्त 4100 घर पर खड़ा है, जिनके घर 5, 8, 10 जिसका ताल्लुक हमल और जोहर से बनता है, तो उन लोगों के लिए बुलंदी और कामयाबी के दरवाजे खुलती हुई, रास्ते बनते हुए और कामयाबियां मिलती हुई नजर आता है। ठीक है। और ये मुश्तरी के नीचे एक सितारा है, सितारे दोहलुल अनान के नाम से, और ये सितारा उन लोगों के लिए दलालत करता है जो 20 से लेकर 26 साल के दरमियान जिनकी शादियों की प्रॉब्लम थी, जिनके काम कारोबार तालीम तरक्की आगे बढ़ने के जो मौके थे उनमें मुश्किलात थी, उनके लिए एक अच्छी खबर और कामयाबियों के साथ एक ऐसा सिलसिला खुलता हुआ नजर आता है जो नाउम्मीदी उम्मीद पे बदलती हुई,
कामयाबी आगे बढ़ती हुई खुशी और इज्जत और वकार के साथ जिंदगी उनके जिंदगी में दाखिल होती है नजर आता है। अलबत्ता जिनके चांद हैं, जिनके 4, शायद जैदी साहब इत्तेफाक करें, जिनके 4 और 11 घर से ताल्लुक है और सितारे जोजान जिनकी बुलंदी और कामयाबियों की तरफ बढ़ रहे थे, उनके 46 से लेकर 50-55 साल के दरमियान के लोगों के लिए मुश्किलात, मसाइल और कुछ कारोबारी और घरेलू मुमकिन है कुछ लोगों की अज़वाजी जिंदगी के भी मसाइल की निशानदेही। ठीक है, आगे बहुत वक्त कम है आज जो है ना, मुझे जरा जल्दी से करना चाहिए मैं जी। आप क्या कहते हैं किन के सितारे जो है वो किन के सितारे अरूज पर होंगे? जो बुर्ज हमल है इनके माली मामलात बेहतर रहेंगे, सेहत भी बेहतर रहेगी। शादी का ये 20 मार्च तक इनका बड़ा बेहतरीन वक्त है। बुध शाम 4:50 पर इनका बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है। बुध सोर हफ्ता शाम 5:28 पर इनका बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है। मंगनी शादी का पैगाम भेज सकते हैं। 8 फरवरी तक इनके लिए बेहतरीन टाइम है। माली मामलात 3 फरवरी के बाद इनके डिस्टर्ब होंगे, तो 3 फरवरी के बाद ये किसी किस्म की सरमायाकारी ना करें। जेमिनाई 3 फरवरी से 11 अप्रैल तक इनके लिए मुश्किलात हैं, इस दौरान ये किसी किस्म की सरमायाकारी ना करें। ताल्लुकात में बिगाड़ आ सकता है, ज़हनी दबाव का शिकार रह सकते हैं। दर्स व तदरीस के शोबे से जो वाबस्ता है उनके लिए फ़ायदा है। कैंसर माली पोजीशन बेहतर है, 20 मार्च तक सरमायाकारी कर सकते हैं। 3 फरवरी के बाद सफ़र के भी चांस इनके हो जाएंगे। वीज़ा अप्लाई करें। 19 फरवरी तक कर्ज ना लें। लियो माली पोजीशन बेहतर है, सरमायाकारी का इनके लिए बेहतरीन वक्त है। 8 फरवरी तक नज़दीकी सफ़र कर सकते हैं। सुम्बला विर्गो सलाहियतों में इनके इजाफा होगा, माली पोजीशन बेहतर रहेगी। 1 फरवरी से 8 फरवरी तक बेहतरीन वक्त है, ताहम बड़ी सरमायाकारी ना करें। नज़दीकी सफ़र इनकी पेश आएंगे। लिब्रा मीज़ान 16 फरवरी तक बेहतरीन टाइम है, अखराजात में इजाफा होगा। और मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी ख़त्म कर लें। तो बुर्ज अकरब इनके माली हालात काबू से, यहाँ से मामलात ख़राब हो रहे हैं। बुर्ज अकरब वालों से इनके माली मामलात ख़राब रहेंगे और ताल्लुकात में बिगाड़ रहेगा। कोस वालों के माली मामलात मुतासिर रहेंगे, रिश्तेदारों से ताल्लुकात ख़राब रहेंगे। जद्दी मिले जुले हालात का इनको सामना करना पड़ेगा। गुफ्तगू में एहतियात करें, लोहे के काम से। उनसा वेरी क्विकली कौन से सितारे उरूज पे देख रही है? देखें, शादी के हिसाब से अगर हम बात करें तो एरीज है, कैंसर है, पाइसेस है, उनके शादी के जो भी मामलात जो फंसे हुए थे वो ज़रूर इनके नज़र आ रहे हैं मुझे हल होते हुए। बाकी कैंसर है और जेमिनाई है, इन लोगों की कुछ रुकावटें पहले भी थीं, अब जो माली मामलात हैं बेहतरी की तरफ 2020 में जाएंगे। ठीक है। और इसी तरह सेजिटेरियस है, लियो है, इनके भी जो भी इश्यूज इन्होंने पास्ट में फेस किए हैं वो इंशाल्लाह 2020 में उनकी मुश्किलात जो हैं दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच उनसा आगा बहिश्ती और सैयद अली जैदी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आज वक्त बहुत ज़्यादा कलील था और ये तो बात है ना कि अब सितारों की, सैयारों की और हमारे हॉरोस्कोप्स की बात होती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें ओपन करना होता है और अपने सवालात भी होते हैं। तो अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रा खुल के बात करेंगे और बहुत सारी सैर हासिल गुफ्तगू रहेगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और आप तीनों बहुत सारा होगा, साहब ने नाराज़ नहीं होना। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्योंकि हमें ब्रेक लेना है, हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो वापस अपने अगले सेगमेंट में आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। जनाब, तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिसिप्लिन के ऊपर। और डिसिप्लिन आज आपको सुन के लग रहा हो कि क्या सुबह सुबह जो है ना स्कूल लगा लिया और स्कूल की याद ताज़ा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम स्कूल में तो बड़ा डिसिप्लिन की बात करते थे और जनाब टाइमिंग पे जाना और उसके बाद फिर जो है ना असेंबली लगा करती थी और फिर हमारा स्कूल स्टार्ट हो जाता था। तो वहाँ पर भी पीरियडिकली हमने सीखा था कि अभी ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद हमने ये करना है, फिर ब्रेक होगा, देन वी हैव अ मील टाइम। तो ये सारी चीज़ें हमने स्कूल से सीखी, फिर कॉलेज में आए वो सारी चीज़ें सीखी। लेकिन जैसे ही हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हम वो जो सारा डिसिप्लिन हमें बचपन से सिखाया जा रहा होता है सब तहस नहस कर देते हैं
काफ़ी लोग, और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो कि वाकई डिसिप्लिन रहते हैं और आगे बढ़ते हैं उसी डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए। लेकिन आखिरकार ये डिसिप्लिन है क्या? डिसिप्लिन हमारी लाइफ में होना कितना ज़रूरी है? क्या हम वक्त की कदर नहीं करते जो हम डिसिप्लिन की बात करते हैं अपनी ज़िंदगियों के अंदर? क्या हम अपना रूटीन बैलेंस नहीं करते जिसकी वजह से हम सारी देखते हैं कि हमारे बहुत सारे काम रह जाते हैं? क्या हम अपने हिसाब से लाइफ को मोल्ड कर लेते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि जनाब मेरा रूटीन यही है, मैं उसी तरीके से काम करूं तो मैं ठीक हूं? और क्या डिसिप्लिन कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जो अनडिसिप्लिन लोग हैं क्या वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते? इन तमाम एक्सपर्ट्स पर बात करेंगे और आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। आप भी पूछ सकते हैं कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहेंगे। तो हमारे साथ जो मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं उनका तारुफ कराते चलें आपको। आसिफ रसूल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज खास तौर पर लाहौर स्टूडियोज़ में। वेलकम टू द शो आसिफ साहब। साथ साथ मुझे नादिया जाफरी साहबा ज्वाइन कर रही हैं और वो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो नादिया साहबा को भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नईम अरशद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करेंगे। लाहौर स्टूडियोज में सारा पैनल जो है ना वो काफ़ी रिच और एनर्जेटिक हमें दिखाई दे रहा है। तो ओपन करते हैं इस टॉपिक को और बात करते हैं डिसिप्लिन के ऊपर। आसिफ साहब, ये डिसिप्लिन होना हमारी ज़िंदगियों में कितना इंपॉर्टेंट है? बचपन से तो हमें सिखाया जाता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में कि जनाब ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसा जूता होना चाहिए और जो है ना वो 2 पोनियाँ बंदी होंगी तो ही आप स्कूल में एंटर होंगे, वरना नहीं। ये डिसिप्लिन हम बड़े होते तो क्यों हमारी ज़िंदगियों से ऐसे निकल जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया। अगर हम कामयाब ज़िंदगी को देखते हैं तो उसमें से अगर मुख्तलिफ़ खसूसियात का हम जायज़ा लेना तो जो नंबर 1 खसूसियत है वो है डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त। ठीक है, इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। और ये फिर हम किन को देखते हैं? जिन लोगों ने कामयाब ज़िंदगियां गुजारी हैं, भरपूर और कामयाब ज़िंदगियां गुजारी हैं। अगर हम उनकी ज़िंदगी का एनालिसिस करें ना तो हमें पता चलता है कि उनकी ज़िंदगियों के अंदर एक ही जो चीफ़ कैरेक्टरिस्टिक थी वो उनका नज़्म व ज़ब्त था। और ये नज़्म व ज़ब्त बेसिकली आपकी डेली की प्रैक्टिस होती हैं जो ग्रोथ माइंडसेट के साथ कि आप एक विजन डेवलप करते हैं और उसके साथ फिर रिक्वायरमेंट होती है स्किल्स की, अपनी इम्प्रूवमेंट की। तो उसमें आप इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे हम देखते हैं कि अपने पाकिस्तान के लिए कायद-ए-आज़म ने क्या किया, कितने डिसिप्लिन होकर आगे चले। फिर इस तरह हमारी पर्सनल लाइफ में, अच्छा ये जो इस तरह हम कहते हैं ना कि ये एक बड़ी, ये कोई पनिशमेंट है, ये कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, ये एक चॉइस है, ये एक इंटरनल मैटर है आपका जो आप डिसाइड करते हैं कि मैंने ये करना है। कोई आपके अंदर कोई विजन है, कोई गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए जो कंसिस्टेंसी, स्किल्स या जो भी आपने अपनी ग्रूमिंग करनी है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है ये आप इंटरनली डिसाइड करते हैं। ये कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। हम मोटिवेशन की अगर बात करते हैं तो मोटिवेशन की भी 2 एस्पेक्ट हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो मोटिवेशन है इसको आप रोक नहीं सकते, ये तो कांस्टेंट रहती है, इसको आप, हाँ एक्सटर्नल थोड़ी देर के लिए रह सकती है। अब चूंकि आपने बात की बच्चों की तरबियत के हवाले से, बच्चे का माइंड होता है ना बिल्कुल स्लेट की तरह होता है, तो जो पेरेंट्स उसके ऊपर ट्राई करते हैं बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। वक्त के साथ साथ जिस तरह हालात चेंज हो रहे हैं ना, इंसान के अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी रिक्वायर्ड, जो एक बहुत बड़ी साइकेट्रिस्ट हैं हार्वर्ड की शिमी कैंग, वो कहती हैं कि जो 21st सेंचुरी के लिए भी सबसे बड़ी क्वालिटी एक रिक्वायर्ड है कि वो एडेप्टिबिलिटी है। और एडेप्टिबिलिटी मतलब लोग कहते हैं ना कि अपने हालात के साथ अपने आप को चेंज करके और अपनी कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। तो अल्टीमेटली ये हमें देता क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन हमें हैप्पीनेस देता है, हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। और हम अपनी, अगर एक हार्वर्ड की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी भी है 2013 की, हॉफमैन की, उस स्टडी का कंक्लूजन ये है कि जो लोग डिसिप्लिन के साथ चलते हैं वो जो लोग डिसिप्लिन के साथ नहीं चलते उनसे ज़्यादा खुश होते हैं। आप रिलैक्स रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा अचीव करते हैं, आपकी ज़िंदगी बड़ी प्रोडक्टिव होती है। डिसिप्लिन लाइफ में किस हद तक होना है और फिर हम किस लाइफ को कहते हैं? क्या मॉडल है, क्या चीज़ हम सेट करें कि जनाब ये लाइफ डिसिप्लिन लाइफ है या ये लाइफ का डिसिप्लिन है कि मैं सुबह 7 बजे उठूँ, 6 बजे उठूँ, फिर मैं ये करूँ? तो मतलब क्या आप कैसे बताती हैं नादिया? ऑलराइट, अच्छा डिसिप्लिन के हवाले से मेरा एक अपना मॉडल भी है माइंड में कि द वे आई, बिकॉज दैट इज़ डेफिनेटली एक रिसर्च बेस्ड भी है, उसके ऊपर भी मैं आऊँगी। बिफोर दैट आपने जैसे स्कूलिंग की भी बात की और वो सारा, तो मैं क्योंकि एक टीचर ट्रेनर भी हूँ, एक एजुकेशनिस्ट हूँ, तो वहाँ पे मैं जब पूरे पाकिस्तान में मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं ये बात बहुत ज़्यादा करती हूँ कि डिसिप्लिन, एक टीचर जब क्लास में आता है
तो वो ये समझता है कि डिसिप्लिन क्या है, लाइनें सीधी हों, गर्दनें सीधी हों, खामोशी हो, पिन ड्रॉप साइलेंस। बट पिन ड्रॉप साइलेंस इज़ नॉट डिसिप्लिन। गर्दनें सीधी, लाइनें सीधी इज़ नॉट डिसिप्लिन एक्चुअली। सही। हमारे यहाँ एजुकेशन में अलमिया ये हुआ कि इवन क्रैमिंग इज़ डिसिप्लिन। द एजुकेशन सिस्टम इज़ इनटू दैट। आप हायर एजुकेशन में आ जाएं, यूनिवर्सिटीज़ में आ जाएं, डिसिप्लिन के ऊपर हमारी ट्रेनिंग्स नहीं है। हमारे यहाँ ये चीज़ जो है, अब बेसिकली तो पिन ड्रॉप साइलेंस तो कब्रिस्तान में होगा, फिर क्लासरूम्स के अंदर तो हेल्दी नॉइज़ होगा और वो डिसिप्लिन होगा। दिस इज़ ऑल्सो डिसिप्लिन। आई ऑलवेज से कि स्टूडेंट एंगेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ द रियल डिसिप्लिन। सही। एंड डिसिप्लिन इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टूडेंट एंगेजमेंट। जैसे ही आप प्रोडक्टिव वे में एंगेज करते हैं स्टूडेंट्स को तो डिसिप्लिन आएगा। सही। एक तो ये स्कूलिंग के ऊपर और हमारी एजुकेशन के अंदर जो डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से अनलर्न करके और रीलर्न करने की ज़रूरत है हमें दोबारा से। अनलर्न करना वैसे बड़ा ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम उसके लिए भी माइंड को डिसिप्लिन करना पड़ता है कि हम अनलर्निंग फेज में आए। और मैं अक्सर ये भी कहती हूँ कि डिसिप्लिन ये भी है कि आपके अंदर एक जज्बा जागता रहे और वो है लर्निंग का जज्बा। ठीक। आप जिस भी स्टेज में वो, अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो बस सीखने और सिखाने का जज्बा रहना चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। डिसिप्लिन के ऊपर 4 बेसिक फैक्टर्स जिनका बहुत ज़्यादा व्हाट आई पर्सनली हैव फेल्ट, और कुछ मॉडल्स भी हैं, चाहे हम स्टीफन आर कवे हैं, उनके हैं, कुछ और भी हैं मैंने जिनको स्टडी किया, और मुझे और कुरान और सुन्नत की रोशनी में भी मैं बात करूँगी कुछ चीज़ों पे, क्योंकि अभी एक किताब आई 5am क्लब, बहुत तहलका मचाया उस किताब ने जी, ऐसे ही और हम सब 5am क्लब पे लग गए जी, 5 बजे उठें, अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज, ये वो, उसके इतने तर्जुमे हुए हैं पाकिस्तान में, उर्दू में, हर कंपनी कर रही है, बिक रही है, क्यों लाइक हॉट केक बिक रही है। वो डिसिप्लिन के ऊपर है ना, 5 बजे उठें। और लेकिन आप अगर गौर करें तो हमारी 5 अजानों में पहली एक वाहिद अजान जो सुबह कह रही है सलातो खैरुम मिनन नौम, हमारा 5am डिसिप्लिन वहाँ से शुरू हो गया था 5am क्लब। बट ये हाउ वी मेक द एनालिसिस, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर आप देखें अभी वेस्ट तहज्जुद पे नहीं आया, जब वो तहज्जुद पे आएगा तो आई थिंक वो कहेंगे कि हमने क्या एक्सप्लोर कर लिया। अभी तो वो 5am पे आए हैं, हमारी एक अजान को समझें। तो तहज्जुद के अंदर जो डिसिप्लिन है ना, ऐसी खामोशी है, बिकॉज आई प्रैक्टिस, मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, तो मैं करवाती भी हूँ अब अपने कोर्सेज में, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी मेडिटेशन पूरे दिन के लिए आपको डिसिप्लिन करने के लिए इतनी एनर्जी देती है। नमाज मेडिटेशन है, उसके अंदर यू कैन मेडिटेट अगर आप सुकून से पढ़ रहे हैं। सही बात है, भाग हम पढ़ रहे होते हैं। सो दैट इज़, तहज्जुद पे भी वेस्ट नहीं आया। जिस दिन वो तहज्जुद पे आ गया तो तहज्जुद में जितना डिसिप्लिन और आप विजन डेवलप करते हैं शायद ही किसी और टाइम पीरियड में। सही। आप रोके मांगे, रब से मांगे, यकीन माने वो देगा। इतना कमाल उसके अंदर आपका लाइफ गोल सेटिंग है ना, डिसिप्लिन ये भी है। और डिसिप्लिन नहीं है तो क्या होगा, रिग्रेट्स। अगर आप उसको हटा दें डिसिप्लिन को तो पीछे बचता है रिग्रेट। हाँ ये उस वक्त कर लेता, टाइमली हो जाता, मेरी विजन सेट हो जाती, जिंदगी में कुछ कर। इट्स ऑल अबाउट द रिग्रेट। यानी जो बात नादिया साहबा कर रही है बड़ी खूबसूरती से की है नईम, और यही हम जानने की कोशिश करते हैं ना कि जनाब हम जब तक वेस्ट नहीं आ जाता उन चीज़ों के ऊपर, हम बड़ा अपनी चीज़ों को निगलेक्ट करके रखते हैं, या हमें शायद अवेयरनेस नहीं होती, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हम करना ही नहीं चाहते। टाइम मैनेजमेंट होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि या सिर्फ डिसिप्लिन टाइम बाउंड ही है। हम कहते हैं कि जनाब जब तक चीज़ें टाइम पर नहीं होती सिर्फ यही डिसिप्लिन है, ये हमारी जो है ना सोच के हद तक दुरुस्त है। असल में हम डिसिप्लिन की डेफिनेशन क्या कर रहे हैं, सुबह इन द मॉर्निंग उठना, जैसे आपने फरमाया स्कूल में आना जाना, कॉलेज में आना जाना, थ्रू आउट द पाकिस्तान ट्रैवलिंग का इत्तेफाक हुआ है, स्टूडेंट की काउंसलिंग का इत्तेफाक हुआ है। जी जी। तो स्टूडेंट अक्सर ये सवाल भी करते और ये पूछते भी है कि सर स्टडी नहीं कर पा रहे। तो मैं कहता हूँ कि जो अभी हम तमाम अहबाब ने डिसिप्लिन की डेफिनेशन भी की, मैंने कहा जो स्टूडेंट अगर पढ़ नहीं रहा या काम नहीं कर रहा वो भी बहुत डिसिप्लिन है। वो किस चीज़ में डिसिप्लिन्ड है, ना करने में। सही बात है। फेसबुकिंग के अंदर, यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कितना डिसिप्लिन्ड है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे वो गुजार जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। सही बात। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट की डिसिप्लिन में आपने बात की, टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। इफ यू वेस्ट द टाइम देन द टाइम विल वेस्ट यू। सही। तो डिसिप्लिन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ रहा है
वो ये चीज़ है कि आप टाइम की यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जितने भी सुनने वाले यहाँ पे नाजरीन उनको ये कहना चाहूँगा कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रीफाइस पे आना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रीफाइस क्या है कि आपकी गोल, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी अकम्पलिशमेंट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं चीज़ें, या आपके लिए फेसबुकिंग, यूट्यूब या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या इस तरह के सोशल मीडिया के टूल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बिगर गोल के लिए जाना पड़ेगा, लोअर गोल को छोड़ना पड़ेगा। और जो आपको अफेक्शन मिल रही है सोशल मीडिया से, आपको इस पॉइंट पर आना पड़ेगा कि इससे आपको लॉन्ग टर्म कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कहाँ पर कर रहे हैं हम, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ मैं आपसे डिफर इस तरह करूंगी कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करना प्रॉब्लम नहीं है, या उस पर टाइम स्पेंड करना प्रॉब्लम नहीं। बहुत बड़े बड़े, ना सिर्फ हम पाकिस्तान की बात करें, दुनिया भर में बड़े बड़े यूट्यूबर्स मौजूद हैं, इंस्टाग्रामर्स मौजूद हैं। सोशल मीडिया जो है वो पर्सन्स अब तो इनकी अलग आइडेंटिटी बन गई है, वो मौजूद है, उनकी लाइफ में भी डिसिप्लिन है। देखिए ना, अगर वो एक वीडियो शूट करते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं, फिर वो सारी चीज़ों को कंपोज करते हैं, प्लान करते हैं, तो यही पार्ट्स हैं डिसिप्लिन के। आपने प्लान करना है, टाइम मैनेजमेंट करनी है, कुछ भी आप काम करें अपने दिल से करें और उसको लगन से करें, और उसके लिए डिसिप्लिन होना जरूरी है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। याया हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम याया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? और तमाम मेहमानों को भी सलाम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। टाइम, ये आपने डिसिप्लिन की बात की, तो देखें अगर हम अपने कायद के गौर करें, कायद आज़म के, तो उसका इनका 3 चीज़ों में एक डिसिप्लिन भी था। तो मैं ये समझता हूँ, देखिए आपने बात बिल्कुल सही की कि कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, इस वक्त करनी है, कितनी करनी है, ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अब किसी और की बात भी नहीं करूँगा। अगर मैं अपने घर की भी बात करूँ तो मैं अपने बच्चों को ये बात समझाता हूँ कि बेटे टाइम पे उठो, टाइम पे सो, टाइम पे काम करो। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं की ना, आपकी लाइफ मैच हो जाएगी। इसकी वजह ये कि जो चीज टाइम पे हिट नहीं होती, वो चीज फिर आपके काबू से बाहर हो जाती है, फिर आप बाद में आप होते। लेकिन मेरा सवाल इन आपके पैनल से है, क्योंकि ये लोग बैठे में एक्सपर्ट्स हैं, मैं पूछना चाहूंगा आज हमारे कौम का अलमिया ये यकीन करें कि जो लोग सुबह अपना डे लाइट सेविंग नहीं करते, डे लाइट पे उठ के काम नहीं करते, वो अपना प्रोडक्टिव टाइम जाया करते थे, और फिर वो जो है फिर उसके बाद आप जाहिर कुछ काम नहीं कर पाते। बच्चे जो आजकल के हैं वो ऐसे हो गए कि वो लेट नाइट सोते हैं और सुबह उठते नहीं है, और जितने काम उनके करने होते थे हम करके फारिग हो चुके थे, वो नहीं उठते। बच्चों को कैसे भी जो है मोटिवेट करें कि सुबह उठें, इस पर भी बात करेंगे। जकी हुसैन एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कहना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन, मैं कहना चाहता हूँ, मैं जी हम सुन रहे हैं आपको, बोलिए। जी मैं कहना चाहता हूँ जी, मैं पेंशनर हूँ महकमा पुलिस में। अच्छा, ये डिसिप्लिन जो है ना जी, ये इंसान की तरक्की के लिए लाजमी है, और डिसिप्लिन इंसान को एक इंसान बनाता है। डिसिप्लिन बगैर कोई भी काम जो है ना भी वो नुकसानदेह है। आप हर काम में डिसिप्लिन रखें, उसमें आप अभी कोई घर में कोई चीज रखी है उसको तरीकेकार से रखें। औलाद है उसको एक डिसिप्लिन में सिखाएं, भाई ये वक्त इस तरह करना है, यानी कि डिसिप्लिन से बाहर नहीं जाना चाहिए। आप ट्रैफिक में है, मोटरसाइकिल चला रहा है, कार चला, कोई काम भी है डिसिप्लिन बगैर नहीं करना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात की आपने ज़की, और इससे पहले दोनों को मर्ज अगर दोनों कॉल्स को कर लें तो कुछ इस तरह निकलता है, और आप लोग उस पर गुफ्तगू कीजिएगा। कंक्लूजन दोनों का इस तरह से निकलता है कि हम सिर्फ बात करते हैं ना कि डिसिप्लिन हमारे इंस्टीट्यूट्स तक क्यों महदूद है, जैसे कि मैंने ओपनिंग में भी कहा, या जो है हमारी रियल लाइफ में नहीं आ रहा है, वो हमारे घरों तक नहीं आ रहा। ज़की ने भी, जैसे कॉलर ने हमारे बात की कि हमारे घरों में डिसिप्लिन का होना कितना ज़रूरी है। फिर बच्चों को ट्रेन करना, मैं खुद अपनी बात करूँ तो हमारे अम्मा अब्बा जो है ना लाख झक मार गए कि जो है जल्दी उठो और जल्दी सो, लेकिन कुछ प्रोफेशनल इश्यूज ऐसे थे कि हमेशा इवनिंग ड्यूटीज़ रही, तो जनाब लेट सोना और लेट उठना। लेकिन जब मैं इस साइकिल में दोबारा आई हूँ तो यकीन करें बिल्कुल लाइफ टोटली चेंज हो गई। यू हैव अ होल डे आफ्टर दिस शो कि आप अपना उसको टाइम स्पेंड यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब अंदाज़ा हो रहा है कि यार हाँ हमने क्या गलती की है, और अम्मा अब्बा जो कितने दुरुस्त थे। लेकिन पेरेंट्स तो बहरहाल कोशिश करते हैं, आप अपने बच्चों को जो है मोटिवेट करें, जल्दी उठाएं, जल्दी सुलाएं, और उनको डे लाइट में आप जो है सारे काम उनके करवा दें। लेकिन नहीं ट्रेन हो पाते बच्चे, या जब बच्चे बड़े होते हैं तो गैजेट्स में फिर रात में बिजी रहते हैं और दीगर एक्टिविटीज़ उनके पास हैं, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इन है।
तो फिर क्या किस तरह मैनेज कर सकते हैं आसिफ साहब? इसमें जो वालिदैन का एक किरदार है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। अब इसमें हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि मतलब आपको ना मुख्तलिफ मॉडल मिलते हैं इवन घरों में। मैंने जो देखे हैं मॉडल, मसलन मैं आज इस प्रोग्राम के थ्रू अपने 2 स्टूडेंट को इस तरह उनके पेरेंट्स को भी है कि मतलब मेरी तरफ से ना एक डेडिकेशन होगी। पिछले पूरे साल में मैंने इन 2 यूनिवर्सिटीज़ में इन बच्चों को देखा, महरोज़ जरार और सादैन शाह। आप यकीन करें कि मतलब इन बच्चों को देख के, अब ये भी एक घर की प्रोडक्ट है, जिनको देख के मतलब उस महरोज़ को मैंने देखना कि फ्रंट सीट पे बैठी और हर बच्चे को गौर से सुन रही है। और हालांकि आम क्लास में कैजुअल होते हैं, प्रेजेंटेशन चल रही हैं तो 2-4 मिनट के बाद बच्चे इधर उधर देखना शुरू करते हैं। तो मैंने ये जब ऑब्जर्व किया तो मैंने उससे एक दिन पूछा कि बेटा ये कैसे हुआ? तो उसने मुझे कहा कि सर माय फादर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, और मेरे फादर ने ये चीज़ ऐसी इनकलकेट किया ना कि अब तो हमारे अंदर ये नेचुरली एक इनबिल्ट हो चुकी है कि कोई बंदा बात शुरू करेगा तो हमने गौर से सुननी है। क्वालिटी नंबर 1। सेकेंड, वो चूँकि पब्लिक स्पीकर भी बनना चाहती हैं, तो एक जगह पे मैंने इनवाइट किया तो थोड़ा सा वो टाइम का जब उसने फादर को कहा तो उसने कहा कि मेरी बेटी अगर किसी जगह पे उसने पहुंचना है, ये कैसे होगा कि हाफ एन आवर वो पहले वहाँ पे बैठी ना हो? देखें ना ये क्वालिटी। अब उस बच्ची का जब मैं देखता हूँ ना कि घर से एक ऐसा डिसिप्लिन आया है, एक फादर ने इतने ज़बरदस्त तरीके से एक प्रोडक्ट तैयार की है। ऐसे ही है ना कि जो प्रोडक्ट महंगी तैयार होती हैं उनके ऊपर बड़ा टाइम लगता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। अब जब मैं उसकी अपनी पर्सनल लाइफ या दूसरे सादैन शाह की लाइफ देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये बच्चे ज़िंदगी में कितने कामयाब हैं। यानी जैसे मैडम ने पहले बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा कि ये अब बेसिकली ज़िंदगी के बारे में सिखा रहे हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अब उनकी अगर मैं देखता हूँ सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, ये इसमें पेरेंट्स का ना बड़ा ये एक किस्म की तबलीग है। ये हम देखते हैं ना कि एक हमारे अंदर एक ज़हन में एक चीज़ है कि उस जगह पे मैंने जाना है, कोई विजन है आपका, और उसमें मेरे ख्याल में अगर हम बच्चों को ये ट्रेन करवाएं, ये चीज़ ट्रेन करें, या जिस तरह मैं एक टीचर हूँ, हमारे साथ मतलब ये टीचर ही हम सारे आज बैठे हैं यहाँ पे, तो हमें ना एक स्टूडेंट के अंदर एक चीज़ हमें ये दिखानी चाहिए जिसे कहते हैं ना रीप्रोग्राम। ऑलरेडी होती है ना हमारी हैबिट्स सारी होती है, प्रोग्राम्ड होती हैं, उस जो प्रोग्रामिंग है उसके ऊपर तो हम ऐसे हमें ये दिखाना है कि भाई अगर आप इस डिसिप्लिन को अपने अंदर इनकलकेट, और ये होता क्या है, इससे अचीवमेंट क्या होती है, तो आप ये देखते हैं उनको ना सिर्फ ये दिखाने की जरूरत है कि जो आपका गोल है वो आपको मिल गया है, आप उस जगह पे पहुंच गए हैं, इससे क्या खुशी मिलेगी आपको, क्या अचीव करेंगे। अब देखिए ये एक ऐसी चीज बन जाती है ना, उसका इमोशनल कनेक्शन डेवलप हो जाता है, फिर वो इन चीजों की तरफ मतलब तो जरूरत है। पेरेंट्स किसी हद तक किरदार अदा कर सकते हैं अपने बच्चों का गोल सेट करने के लिए और उनको वहां तक पहुंचाने के लिए, और घरों में डिसिप्लिन किस तरह से हो और किस तरह बच्चों को ट्रेन करें। अच्छा, आजकल जो हमारे वालिदैन हैं वो मेजॉरिटी उस तरह से प्रोडक्टिव टाइम नहीं दे पा रहे। असल में जब तक हम प्रायोरिटी ज़िंदगी की सेट नहीं करेंगे हम डिसिप्लिन नहीं हो सकते एज़ पेरेंट्स भी। तो अगर मैं एज़ पेरेंट्स बात करूं तो आई एम वेरी मच ऑन सोशल मीडिया, मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं इधर हूँ, आई हैव टू गो ऑन द सोशल मीडिया एंड वर्क ऑन इट। अभी आप बात कर रही थी कि ये चीज़ कि वो लोग भी सक्सेसफुल होते हैं लेकिन वो डिसिप्लिन और टाइम उनको पता होता है इतना देना। आई नो मैंने पूरे दिन में जो घंटा इस चीज़ को देना है, 1 घंटा, वो कहाँ कहाँ से निकालना है। उसमें जब मेरे बच्चे स्कूल से आ रहे हैं तो मैं उनको हैप्पी फेस के साथ मिलूँ एज मदर, उस वक्त मैं वो लेके नहीं बैठ सकती। सो आपने अपनी प्रायोरिटीज, हमारे घर में फैमिली मीटिंग्स होती हैं और मेरी छोटी बेटी रखती है वो, देयर इज अ फैमिली मीटिंग, देयर आर सर्टन हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एजेंडाज हैं, हमें इतना अरसा हो गया है हम आपके साथ गए नहीं, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे नहीं गए हम यहाँ। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। वालिदैन रोल मॉडल अनफॉर्चुनेटली बहुत कम रह गए हैं, बहुत ही रेशो कम होती जा रही है क्योंकि हम टुवर्ड्स नफ्सा नफसी का दौर है, एक रैट रेस में हम चले गए हैं। हमने रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा सा हमें वहाँ डिसिप्लिन की ज़रूरत है सेट करने की। पहले ये होता था कि घरों में एक टाइम होता था कि अब दोपहर का खाना जी स्कूल से आके बच्चों ने सब माँ के साथ बैठे और खाना है, बिल्कुल। फिर शाम में जब वालिद साहब ने आ जाना है ऑफिस से तो फिर जो है सब खाना साथ खाएंगे। अब एक ऐसा दौर चल पड़ा है कि जनाब जो आ रहा है और जिसको जब टाइम मिल रहा है वो आता है, किचन में जाता है, खाना लेता है और जी जनाब बर्तन रखता है और वापस आ जाता है। इसके लिए बिल्कुल रमशा, आई ऑलवेज से देयर शुड बी एटलीस्ट 1 मील टुगेदर इन अ डे। एक मील कितनी इंपॉर्टेंस थी। एक तो नईम जो हम बात करते हैं बार बार के, फिर मैं वही बात कहूँगी, अगर हम उठा के पुराने दौर में चले जाए तो शायद आज हमारी ज़िंदगी में इतना डिसिप्लिन नहीं जितना उस ज़माने में या पुराने पेरेंट्स ने रखा हुआ था कि सब साथ खाना खाएंगे, सब साथ बैठेंगे। फिर वो फैमिली मीटिंग का भी टाइम आपके हो जाता है, आप 10 तरह के इश्यूज एड्रेस करते हैं, कम्युनिकेशन होती है आपकी, बच्चे रिलैक्स फील करते हैं। नहीं, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी तो पार्ट ऑफ डिसिप्लिन हुआ ना। एग्जैक्टली इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी कंपेयर किया कि पहले वक्तों में टाइम
क्राइम ज़्यादा था। अभी भी अगर हम अपने रूरल एरियाज़ के अंदर चले जाएं, गाँव में चले जाएं, तो वहाँ पे अभी भी नमाज इशा के बाद सारे लोग सो जाते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग फजर के टाइम उठते हैं। और इसको मैं ऐड करना चाहूँगा आका अलैहिस्सलाम की लाइफ के साथ। अगर हम थोड़ा सा 24 आवर का स्केड्यूल चेक करें तो आका अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी ये हैबिट रही कि आप इशा की नमाज के बाद 1 घंटा फैमिली को देते थे, जो भी मैम फरमा रही थी, और उसके बाद आप सो जाया करते थे और अर्ली इन द मॉर्निंग नमाज तहज्जुद के टाइम उठते थे। बिल्कुल। एंड सॉन अपनी वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को लेके चलते थे। पेरेंटिंग मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रही है आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए। और पेरेंट्स को इस पॉइंट पे आना पड़ेगा कि हमने स्कूल्स में भेज दिया और स्कूल के बाद कारी साहब के पास भेज दिया और उसके बाद ट्यूशन भेज दिया है और उसके बाद बच्चा फ़ौरन आए और सो जाए और हमें टाइम ही ना देना पड़े, तो कभी भी डिसिप्लिन नहीं आएगा। भेजना काम, पेमेंट करना और भेजना। और इवन एज एन एजुकेशनिस्ट अगर हम देखें अच्छे स्कूल्स में क्यों भिजवा रहे हैं जी, वहाँ पे डिसिप्लिन आ जाएगा, वहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि 80 to 90% पेरेंट्स का रोल है और 10% डिसिप्लिन लाने के अंदर इंस्टीट्यूट्स का और सोसाइटी का रोल है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। यानी जो हमारा डिसिप्लिन स्टार्ट हो रहा है वो हमारे घरों से ही हो रहा है। Exactly. जिसको हम इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, वही इंस्टीट्यूट्स के हवाले कर दिया बच्चों। इवन बर्थ से पहले बच्चे के वहां से ही आप उसको डिसिप्लिन की तरफ ला सकते हैं इफ द मदर इज ट्रेंड ऑन दैट वेरी थिंग। हमारे यहाँ ट्रेंड है कि कुरान पढ़ें, ये पढ़ें। आज मैथमेटिकल सॉल्व की जाते हैं प्रॉब्लम्स, ये वो, ताकि बच्चे पे उस तरह से वो बढ़े। यही चीज़ें डिसिप्लिन है। उसका माइंडसेट के ऊपर डिसिप्लिन, उसका हार्ट सेट के ऊपर डिसिप्लिन एक बच्चे का। आप देखें फिर उसके सोल सेट के ऊपर डिसिप्लिन है, उसकी बॉडी का डिसिप्लिन है। ये सारी चीज़ों का लिंक है और डिसिप्लिन तो की फैक्टर है इन चारों सेट्स के ऊपर। उसके विदाउट मतलब उसके बगैर हम ये चारों चीज़ें बिल्ट नहीं कर सकते किसी इंसान की। सही। फिर अच्छा, अब ये देखें ना आसिफ साहब, ये जो हम बात करते हैं पाकिस्तान की खुसूसी तौर पे बात करें, हम उसी सोसाइटी का हिस्सा है ना, और हम लोग ही जब डिसिप्लिन नहीं है तो हम कहते हैं पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। पाकिस्तान को आप क्या समझते हैं कि असल वजह पीछे रह जाने की हम लोगों की यही कि जो कायदे आज़म ने कहा था हम उसे भूल चुके? मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। इसमें ना 2 एस्पेक्ट को हमें लाजमी डिस्कस करना चाहिए। एक होता है गवर्नमेंटल सिस्टम, जो ये एक्सटर्नल सिस्टम होता है ना, ये बहुत ज़रूरी है। उसने पहले भी मैंने एक जगह पे प्रोग्राम में शेयर किया था कि जब अमेरिका में ये लाइट का एक ब्लैकआउट हो गया कि पूरी शहरों में लाइट चली गई, वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग खातून रात को कोई 12-1 बजे अराउंड 60-65 की खातून ने घर से टीवी चोरी करके लेके आ रही थी। तो किसी रिपोर्टर ने उससे पूछा कि आप भी? तो उसने कहा कभी जिंदगी में मौका ही नहीं मिला लाइट में। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल सिस्टम इतना सख्त है कि हम देखें ना, यहाँ से सारे पाकिस्तानी बाहर जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक में स्टे करके, जब वापस आते हैं तो इतने मज़े से बता रहे होते हैं कि क्या कमाल की खूबसूरती है, क्या नज़्म व ज़ब्त है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि अब आप देखें लाहौर में जब से स्टार्ट करवाया उन्होंने हेलमेट पहनना, तो हमें हेलमेट नज़र नहीं आते। एक्सटर्नल सिस्टम है ना, एक्सटर्नल सिस्टम जब तक नहीं होगा तो फिर क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली जो बहुत अच्छे लोग होते हैं जो सिस्टम को डेवलप, तो इसमें मेरे ख्याल में ये जो पेरेंटिंग है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ये पहले एक रोल मॉडल, बच्चे आपको सिर्फ देख रहे हैं, वो लर्निंग है, सिर्फ देख रहे हैं कि कैसे आप मॉडल कर रहे हैं, खुद आप चीजें फेंकी जा रहे हैं कर और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होगा, ये ऐसे नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंटल सिस्टम पे ये जरूर होना चाहिए। फिर दूसरी है कि अप्रिसिएशन इस पे, ठीक है, कि जो लोग अच्छा फॉलो करते हैं उसको अप्रिशिएट किया जाए। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों को अपने ट्रेन करें अच्छे तरीके से, उनको अपने घर के अंदर डिसिप्लिन सिखाएं, तो बच्चे आगे जाके जिंदगी में वो उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। हर चीज का आगाज आपसे और घर से होता है, उनके लिए रोल मॉडल बने। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और इतनी जबरदस्त गुफ्तगू रही। हमें यहाँ पर ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसको यहाँ से और मजीद भी कंटिन्यू करेंगे और दीगर एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
जनाब, तो जिस तरह हम बात करते हैं अब से पिछले सेगमेंट में डिसिप्लिन के ऊपर हम बात करते हैं, तो डिसिप्लिन ज़िंदगियों में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हेल्दी डिसिप्लिन कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन की बात करते हैं, अपने रूटीन की बात करते हैं, तो आपकी सेहत जब तक अच्छी नहीं होगी, आपका लाइफस्टाइल जब तक बेहतर नहीं होगा, तब तक आप उन सारी चीज़ों को आगे कैसे फॉलो करेंगे। तो यकीनन हमारे रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो हैं, हम कितना टाइम अपनी जो है वर्जिश को रोज़ाना हमें देना चाहिए जो हम नहीं देते, और फिर हमारा जो डाइट प्लान है वो किस तरह से होना चाहिए, चाहे लोग वज़न कम करना चाहते हो, चाहे लोग बढ़ाना चाहते हो। इन सारी चीज़ों में डिसिप्लिन होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ जो फिटनेस एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराते चलो। मुझे रहमान अब्बास ज्वाइन कर रहे हैं जो कि जिम ट्रेनर हैं, और मोना अली ज्वाइन कर रही हैं जो कि फिटनेस ट्रेनर हैं, और साथ साथ मेरे साथ खदीजा अवान मौजूद हैं जो कि माहिर न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, रहमान आप ही से कर लेते हैं। ये तो सबसे पहले ये बताएं कि एक्सरसाइज करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेली बेसिस पर, और मिनिमम कितना वक्त निकालें हम अपनी ज़िंदगी में, अपने रूटीन की जो हम बात करें। ये सवाल लोगों को बता के कि बैलेंस कैसे करना है और कितनी एक्सरसाइज डेली करनी है, और इसको कैसे एक बैलेंस से आगे साथ लेके चलना है। ये समझ लें कि अगर आप खुद को फिट रखना चाहते हैं, लाइफस्टाइल को हेल्दी लाइफस्टाइल में चेंज करना है, और बहुत सी बीमारियों से दूर होना जो सीजनल आती हैं, तो उससे बचने के लिए भी ये समझ लें, इन शॉर्ट में बता रहा हूँ कि उससे बचने के लिए भी आपके लिए वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। और कितना ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ कि स्टार्टिंग अगर कोई बिगनर है वो 30 मिनट तो लाजमी करे, ठीक है, जिसमें वो स्ट्रेचिंग करता है, डिफरेंट वर्कआउट करता है, और इसको प्रॉपर एक डाइट बैलेंस से भी, क्योंकि ये चीज़ें रूटीन में लाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और नॉर्मली क्या करते हैं कि 2-3 दिन या 4 दिन करके उसके बाद वो छोड़ देते हैं। 1 वीक के बाद बॉडी एक रिदम में आती है, फिर उसके बाद वर्कआउट आप करते हो, बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाती है, फ्लेक्सिबल होती है, मसल रिदम में आते हैं, और उसके बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू होता है कि आपका लाइफस्टाइल जो है ना हेल्दी लाइफस्टाइल में चेंज होता है, आपको हर चीज़ अच्छी लगती है। सही। और नॉर्मली ये क्या होता है कि हम 4 दिन गए हैं, उसके बाद क्रैम्प्स पड़ गए हैं, हमने जाना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और डिसिप्लिन यानी आपने जो है ना वो वर्जिश में फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं, आपने 4 दिन करके छोड़ दिया, उसका कोई आउटकम नहीं होना। मोना, मोटिवेशन का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास मोटिवेशन हो आप कोई काम नहीं करते, और अगर यही एक्सरसाइज की अगर बात किया हमें पैसे मिलना शुरू हो जाए तो देखिए हम कैसे बाकायदगी से एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन चूँकि ये हमारी सेहत है, फॉर ग्रांटेड है, तो हम नहीं करते, हमें अंदाज़ा ही नहीं कि कितनी बीमारियों से हम बच सकते हैं। मोटिवेशन के लिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आप ये किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, आप ये अपने लिए कर रहे हैं। Exactly. हमारे फॉर द मोस्ट पार्ट हमारा रीज़न स्टार्ट करने का सोसाइटल प्रेशर होता है, ख़ास तौर पे लड़कियों में, कि भाई शादी हो रही है, रिश्ते होने चाहिए, तो उनकी आप ये नहीं कह सकते कि मोटिवेशन है, दे आर मोर लाइक फोर्स्ड टू लूज़ वेट और टू मेंटेन देयर फिटनेस। तो प्रेशर बहुत होता है, बॉडी शेमिंग होती है, तो मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ तो होती ही नहीं है, हमें पता ही नहीं होता वो क्या होती है। यहाँ पे किसी का खुद दिल नहीं करता कि भाई एक्सरसाइज करें अपनी हेल्थ का, जस्ट प्रेशर होता है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि अपनी फ़िटनेस जर्नी का दोबारा एग्जांपल देते हुए कि जब तक मुझे लोगों ने बॉडी शेम किया है, कहा है, तो मैं स्टबर्न हो गई टू द पॉइंट वेयर आई वाज लाइक ठीक है, अगर गेन हो रहा है तो इट्स फाइन, होता रहेगा। बट जब तक मैंने खुद रियलाइज़ नहीं ना किया कि मेरी हेल्थ किस तरफ जा रही है, हर कोई अपने पिक्चर करता है कि मेरे 20s या मेरे टीन्स इस तरह गुजरेंगे, ये है, और अगर वो आप उस आइडिया में फिट नहीं होते तो वो डिसअपॉइंटमेंट होती है, और वो आपको रियलाइजेशन उसकी बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन आपकी अंदर से आती है, और वो दूसरे लोगों की बातें, और मैं यही कहूँगी मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो आप लोगों की सुनना छोड़ दें, खुद रियलाइज़ करें कि आपके लिए मोटिवेशन, आपके लिए वर्कआउट करना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 days a week करें, ठीक है, अगर आप हफ्ते में 3 दिन भी स्टार्ट करते हैं ऑल्टरनेटिव डेज़ पे, अगर आपने कभी नहीं किया, एटलीस्ट दैट्स समथिंग, एटलीस्ट आप प्रेशर में नहीं है। तो मोटिवेशन प्रेशर से किल होती है, जब प्रेशर नहीं होगा तो मोटिवेशन भी अपने आप। बिल्कुल, और आप अच्छे हेल्दी तरीके से कर सकेंगे। जी, प्रेशर लेके करेंगे जी जनाब, मैं देखती हूँ एकदम से आपने किसी का प्रेशर लिया कि जी दुबला होना है, वो आपकी वाली बात ये नहीं बता सकते जी जनाब, जिम में स्पेंड कर रहे हैं और ट्रेडमिल पे अगर घर में कर रहे हैं तो जनाब उतरने का नाम नहीं ले रहे, ऐसे नहीं होता, और अक्सर ऐसे वेट लॉस का कोई फायदा भी नहीं होता। मैं बताती हूँ, अक्सर ये होता है कि पीपल एंड अप डूइंग जो उनके लिए चीज़ नहीं सही होती, एग्जैक्टली प्रेशर में आके, ठीक है, क्योंकि उनको कहा जाता है ट्रेडमिल पे 1.5 घंटा चढ़ो, तुम्हारा इतना वजन कम होगा, ये करो, तो वो कर लेते हैं जो एंड में उनकी हेल्थ के लिए एक्चुअली नुकसानदेह होती है। बिल्कुल, ठीक है ना, तो वो प्रेशर ना लें, अंडरस्टैंड करें, अपनी बॉडी को स्टडी करें। ठीक है,
अच्छा, जो लोग बहुत सारा एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते और दुबले भी होना चाहते हैं, डाइट प्लान क्या होना चाहिए? किस किस्म की ग़िज़ाएं ले सकते हैं? और जो लोग एक्सरसाइज करते हुए साथ खाते हैं तो वो हर तरह की चीज़ खा सकते हैं क्योंकि हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करूँगी कि आप इस टॉपिक को जौन सा है वो लेकर आई बीच में, क्योंकि अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम जब भी पेशेंट से बात करते हैं तो वो बहुत पेशेंस के साथ अपना डाइट प्लान बनवा रहे होते हैं और जो भी उनकी डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं उसकी तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो जाने वाले होते हैं और हम कहते हैं कि ट्राई टू फॉलो द टाइमिंग्स, तो वो इतना ज़्यादा रिलक्टेंट हो जाते हैं और इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस एक शो करते हैं और वो ऐसे हमारी तरफ देखते हैं, मतलब जल्दी उठना पड़ेगा, मतलब नाश्ता करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जौन सी हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑब्वियसली डिसिप्लिन। अच्छा, दूसरा ये कि अभी तक डिसिप्लिन की बात हुई है, मैं बात करना चाहूँगी कि सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ पर जब हम जनरल बात करते हैं ना तो बहुत एक्सक्यूज़ेज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ेज़ आते हैं जी। मेड्स का एक्सक्यूज़ है, बच्चों का एक्सक्यूज़ है, आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसका एक्सक्यूज़ है। मैं ये कहती हूँ कि जब तक आप सेल्फ डिसिप्लिन पे वर्कअप नहीं करेंगे ना, सेल्फ डिसिप्लिन जो सा है वो लीड करता है एक विल पावर की तरफ, और वो जो विल पावर है वो लीड करती है कि आप क्या खाना खा रहे हैं, आप कितना वर्कआउट कर रहे हैं, आप कितने दिनों के लिए कर रहे हैं, आप कितना टाइम निकाल रहे हैं। तो जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें से कोशिश करें कि आप एक्सक्यूज़ेस को एलिमिनेट करें, क्योंकि जब आप खुद ठीक होते जाएंगे तो जो भी चीज़ें आपके साथ अलाइंड हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ एंगेज्ड हैं, वो ऑटोमेटिकली जो सा है वो सेटल होती जाएंगी। ठीक है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम चाहेंगे कि हम प्रैक्टिकली भी देखें तो सबसे पहले रहमान, कोई कम से कम कोई शख्स क्या एक्सरसाइज कर सकता है दिन में और कितनी देर कर सकता है, ये ज़रा आप आपने बताना। फ्लोर आपके हवाले करते हैं। एक्साइटमेंट, कौन सी वर्जिश जो है ना बिगनर को करनी चाहिए और बहुत आसान। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्कआउट शुरू करने से पहले आपको स्ट्रेचिंग आनी चाहिए, जिसको हम योगा भी कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज भी कहते हैं। कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले खुद को फ्लेक्सिबल, मसल को फ्लेक्सिबल रखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि एकदम से वेट पकड़ लिए बस अब बन जाना है या बर्न कर देना है, सारा कुछ नहीं। प्रॉपर एक बैलेंस है, इसका एक वे है जिस रूल्स को आपने फॉलो करना है, फिर आप प्रॉपर एक हेल्दी लाइफस्टाइल में चेंज हो सके। ये नहीं कि पहले दिन आप गए हो या दूसरे दिन आप गए हो, आपने वेट उठा लिया है, उसके बाद जी क्रैम्प्स हो गए, मसल स्टिफ हो गए या टीयर हो गए, अब मैंने जिम नहीं जाना, ज़रूरी नहीं है। इसके बेसिक जो रूल हैं, कैसे बैलेंस करना है, कौन सा वर्कआउट है, स्टार्टिंग में स्ट्रेचिंग वर्कआउट, इसको हम योगा भी कहते हैं, योगा पोजेज में भी आता है, फ्लेक्सिबल एक्सरसाइजेज भी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा, इसमें लेग आपने स्प्रेड करनी है जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम आपने करना है, ये डे बाय डे जो है ना इम्प्रूव होता है। फॉर बिगनर्स, हाथ अपने नी पर रखने हैं, लेकिन इसका इंटरमीडिएट भी मैं बताता हूँ कि इसको आपने सेकेंड लेवल पे कैसे लेके जाना है। पाँव आपने स्प्रेड कर लिए, बैलेंस से बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बॉडी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी। उसके बाद आप हाथ बिल्कुल स्ट्रेट करें और होल्ड करें। ये समझ ले कि इनिशियल स्टेज है, बिगनर स्टेज है, कि आपको ये प्रॉपर स्ट्रेचिंग आनी चाहिए, इससे मसल भी स्ट्रेंथ में आएंगे। अब अगर आप इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो अपने काफ मसल के साथ फोर आर्म, बाजू को स्टिफ करें, जोड़ें और देन होल्ड पोजीशन फॉर 10 सेकेंड। आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपकी बैक, रिब्स एरिया, शोल्डर आपके फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाए। इसके बाद वैसे भी आपका दिल करेगा कि मैं और वर्कआउट करूं। अब इसको सेकंड मूव करें, स्विच करें, देन अप, होल्ड। कितनी देर तक इसी पोस्चर में रहें रहमान? फॉर 10 सेकेंड। अच्छा, यस। शुरू में लगेगा कि 10 सेकंड नहीं गुजरे, क्योंकि उसके बाद थोड़ी सी शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। 5 सेकंड भी चलेंगे, लेकिन 10 सेकंड आपने माइंड में रखने हैं, तभी 5 सेकंड। अगर 5 सेकंड बताऊंगा तो फिर अब 2 या 3 सेकंड्स आप करेंगे फर्स्ट। उसके बाद सेकंड, पाँव आप वाइड करें, शोल्डर से आपने बाहर, देन हाथ आपने फ्लोर पे टच करें। ठीक है। 2 सेकंड, देन अप, 1 2 सेकंड होल्ड, then up, 2 second hold, then up,
चाहे आप प्रोफेशनल लेवल पे हो, चाहे आप बिगनर लेवल पे हो, आपको ये वर्कआउट करना है। ये बेसिक वर्कआउट है, इसके बिना आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। सेकंड एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, इसमें 15 रैप्स होने चाहिए। पाँव आपके शोल्डर विड्थ से बाहर, आर्म स्ट्रेट एंड स्टिफ, और नीचे होल्ड करना है फॉर 2 सेकेंड। आपके हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, मसल्स, ग्लूट्स और बैक फ्लेक्सिबल होगी। लोअर पोर्शन और बैक जितना स्ट्रांग होगा उतना आपका वर्कआउट डे बाय डे अच्छा होता जाएगा। सही। इसको आपने 15 रैप्स करने फॉर 2 सेकेंड होल्ड। थर्ड एक्सरसाइज, पाँव अपने राइट एंड लेफ्ट पोजीशन में, देन आपने टच करना है फुट को और होल्ड। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, शॉर्ट, 5 सेकेंड होल्ड। देन आपने स्विच करें दूसरी साइड पे, 5 सेकेंड। मसल मोर रिदम में आ जाएंगे, उसके बाद आप वर्कआउट कर सकते हो। फर्स्ट वर्कआउट मैं बताऊंगा कि रिदम के बाद आपने जब करना है, लेकिन ये बेसिक है, इसको आपने प्रॉपर फॉलो करने के बाद नेक्स्ट स्टेज पे आना है। फर्स्ट पुशअप्स आप करते हैं, लेकिन उसी पोजीशन में आप आएँ। ये स्टेमिना इंक्रीजिंग, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीजिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपके कोर, शोल्डर और लोअर पोर्शन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक। प्लैंक पोजीशन में आ जाए, पुशअप आप बाद में, देन बॉडी स्टिफ करें, राइट टू लेफ्ट मूव, 1 2 3 4 5, 10 रैप्स ईच साइड। बहुत ज़रूरी बात, कोई एक्सरसाइज आप देखते हो आप उसको फॉलो नहीं करो। जो बिगनर एक्सरसाइजेज हैं, जो फर्स्ट एक्सरसाइजेज हैं, उसी से आपने सेकंड इंटरमीडिएट लेवल पे जाना है। ये नहीं कि वहाँ से देखी आपने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, उससे पेन भी हो सकती है कहीं भी। सही। सो जो इनिशियल स्टेजेस हैं उसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करें। सारा वर्कआउट जो है रहमान साहब ने अभी करवा लेना है। मोना, अब मोना की बारी है। मोना, क्योंकि टाइम का बड़ा मसला होता है ना ख़वातीन के साथ, कि घर पे बैठे हुए हैं या क्योंकि वर्किंग वुमेन्स भी हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, तो मसला सारा फिर वही ना निगलेक्ट हो जाती है एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज हैं जो घर बैठे भी की जा सकती हैं, खुद भी ख़वातीन कर सकती हैं, या अगर वो अपने वर्क स्टेशन में भी है तो कर सकती हैं? आप क्या बताती हैं मोना? पहली बात अब आपके हवाले। मैं आपको बताती हूँ, अक्सर अगर हम ऑफिस में होते हैं, आज मेरा टारगेट होंगी जो ऑफिस की खवातीन होती है ना, खास तौर पे जो जिनके पास एक्सक्यूज़ होता है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं होता, एटलीस्ट आधे घंटे की कॉफ़ी ब्रेक तो मिलती होती है। कॉफ़ी पीने से पहले 15 मिनट फॉर अ वर्कआउट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको मैं सारी जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज आप जिम में करते हैं ना, जिसमें बहुत जंपिंग होती है, उसका लो इम्पैक्ट वर्जन आपको मैं आज बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो स्ट्रेच करने की कुछ चीज़ें, लेडीज़ के लिए मैं कुछ स्ट्रेचेस आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टॉप ऑफ द हेड से। ठीक है, शोल्डर्स को प्रेस डाउन करेंगे, उसके बाद हम जो हमारे नेक एक्सटेंसर्स हैं उसको पहले रिलैक्स करेंगे। वी आर गोइंग टू मूव आवर हेड in first clockwise rotations 5 times on each side and then anti-clockwise। ठीक है, कोई भी बहुत ज़्यादा सडन मूवमेंट आपने नहीं करनी। टेक योर टाइम विद दिस, प्रॉपर स्ट्रेच होना, स्पेशली अगर आप बैठे हुए हैं, सारा दिन की आपकी रूटीन है कि आप स्टिफ हुए हुए हैं, तो आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, डेस्क पे अपने काम कर रहे हैं, हमारी स्पाइन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट विद वार्मिंग अप योर सर्विकल स्पाइन। उसके बाद आप आ जाएं शोल्डर्स पे। अच्छा, शोल्डर का जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, अक्सर मैंने देखा है बहुत लोग ना जो बलिस्टिक स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं, डोंट डू दैट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका बहुत इंजरी प्रोन एरिया होता है शोल्डर का। ठीक है, बिकॉज आपका सॉकेट छोटा होता है बॉल से। ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। तो वेरी स्लोली आपने खुद रियलाइज़ करना है कि आपकी अपनी मोबिलिटी कितनी है, और आपने स्मॉल सर्कल्स अगेन एक रोटेशन में कर लिया, दूसरी रोटेशन में करना इसलिए ज़रूरी है तो क्योंकि हमारे जॉइंट्स के बीच में एक फ्लूइड होता है, प्रोड्यूसर्स को हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो वो उसका निकलना और जॉइंट्स को लुब्रिकेट करना ज़रूरी है ताकि आपको जॉइंट्स में पेन ना हो एक्सरसाइज करते हुए। ये हो गया। उसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ या आपको स्ट्रेच बताती हूँ हैमस्ट्रिंग्स के लिए।
हैमस्ट्रिंग्स के लिए आपने क्या करना है, टांगों को आपने क्रॉस करना है, ठीक है। बैलेंस अपना कोर से आएगा, एक जगह आप फोकस करें, अगर आप इधर उधर देखेंगे तो आपका फोकस हिलेगा और आप ऑब्वियसली यू विल लूज योर बैलेंस। आई विल शो यू दिस फ्रॉम द साइड बिकॉज स्पाइन का बहुत मैटर करता है कि स्पाइन कितनी स्ट्रेट है। इसके अंदर आपकी स्पाइन का स्ट्रेट होना ज़रूरी है, रेंज आपकी उसमें कम हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, बट आई वॉन्ट यू टू मेक श्योर दैट यू टकिंग योर टेल बोन इन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने हाथ टांगों के नीचे स्लाइड करने हैं ऐसे और यहाँ तक रुक जाना है। हर एक की मोबिलिटी, कुछ लोग इतना नीचे जा सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग इतना। मैं नहीं चाहती कि आपकी कमर में राउंडिंग हो, ठीक है, बिकॉज आपकी थोरासिक स्पाइन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक करें, आपको इंस्टेंटली जो आपने टांग पीछे रखी हुई है ना, उसकी हैमस्ट्रिंग में आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा, क्योंकि हैमस्ट्रिंग टाइट होती है, उसको स्ट्रेच आउट करना बहुत आसान होता है। फिर आपने स्विच करना है, दूसरी साइड पे आ जाना है। और ड्यूरेशन क्या है इसकी होल्ड करने की, एज लॉन्ग एज इट्स कंफर्टेबल। आई वुड रिकमेंड, अगर आपने स्ट्रेच करना है तो 8 to 10 सेकंड्स करें, अगर मेंटेनेंस और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करना है तो 20 सेकंड्स तक एटलीस्ट करें, बट 10 इज़ इनफ। ये हो गया। उसके बाद एक क्वाड स्ट्रेच, अगर आपने किसी चीज़ को पकड़ना है, आपका बैलेंस नहीं हो रहा तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। क्वाड्स होते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, क्वाड्स और हिप फ्लेक्सर्स, ये भी बहुत टाइट होते हैं। तो हाथ एक्सटेंड करें और यहाँ से आप एक टांग पे बैलेंस करके एटलीस्ट 5 सेकेंड्स किसी चीज़ को होल्ड करके कर लें, आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। वो हो गया सिंपल स्क्वाट से। अगर आपकी चेयर है ऑफिस में, ठीक है, चेयर पे बहुत सारे वर्कआउट्स हो सकते हैं। चेयर स्क्वाट स्टार्ट करें, ठीक है, डाउन एंड अप, मेकिंग श्योर, मैं हमेशा बताती हूँ कि आपकी लोअर बैक में आर्च नहीं आ रही, ठीक है, डाउन अप। इसकी 20 रेपिटेशंस करें। उसके फ़ौरन बाद मैं आपको कहूँगी कि आप हाई नीज़ करें बट लो इम्पैक्ट, क्योंकि आप उछल कूद तो सकते ही नहीं, या अगर आपने कभी किया नहीं तो हाथ ऊपर करें एंड मार्च ऑन द स्पॉट, ठीक है। कितना सिंपल है। या एग्जैक्टली, इससे हार्ट रेट थोड़ा सा ऊपर इसलिए जाएगा क्योंकि हाथ हमारे जब ऊपर होते हैं इससे हमारा हार्ट रेट एलिवेट होता है। तो ये है कि अगर आपके पास स्पेस नहीं है, कुछ नहीं है, या नीज़ का इशू है, ये टोज़ को पॉइंट डाउन करें, इसको हम कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन, जब आप टोज़ को उठाते हैं और पॉइंट अवे फ्रॉम द फेस करते हैं, ठीक है। तो ये आपने करना है और इसको आप एटलीस्ट 30 सेकेंड्स करें। ये हो गया। फिर मैं आपको बताती हूँ बर्पीज़, जिसका मैं आपको लो इम्पैक्ट वर्जन बताऊँगी फ्रॉम द साइड, ठीक है। बर्पी ये फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है, उससे पहले मैंने आपको लोअर बॉडी की बताई है। बर्पी बताऊँगी, इसमें सारे मसल्स हमारे कवर होते हैं बॉडी के, शोल्डर्स बैक एंड डाउन, ठीक है। आपने क्या करना है, काफ रेज, मैं सेंटर में आ जाती हूँ, काफ रेज, यहाँ से आपने करना है स्क्वाट, टच डाउन। अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज़, ये अपनी फिंगर टिप्स पे पूरा प्रेशर डाल के फिर पीछे जाते हैं, पाम्स पे प्रेस करें। उसके बाद प्लैंक में जाएं, अगर प्लैंक नहीं होल्ड कर रहा हुआ जा रहा तो नीज़ पे आ जाएं। उसके बाद हाथ थोड़े बाहर लेके जाएं, मैट अगर यूज़ करें, पुशअप इसके अंदर लाएं, ठीक है, नीज़ पे पुशअप हो जाती होती है, अगर बहुत डिफिकल्ट है तो नीज़ और अंदर ला के हैंड्स आउटसाइड द शोल्डर। मेक श्योर आपने करना है कि आपका स्कैपुला जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में है, आपकी चेस्ट बहुत ज़्यादा सिंक इन नहीं कर रही, आपने बस सारा कुछ इक्वल रखना है। इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, ठीक है। फिर वापस प्लैंक में आए, वॉक बैक ऑन योर हैंड्स ताकि शोल्डर वर्कआउट भी थोड़ा सा हो जाए, और ये आपकी इजी बर्पी लो इम्पैक्ट। इसके आप 20 रेप्स कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये पॉस्चर्स, एक तो जिस तरह सांस लें आप, नहीं, इट्स ओके, आ जाए। तो ये एक तो पॉस्चर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वरना आपको ये जो इंजरीज होती हैं और फिर जो हम कहते हैं ना जिसम में खलियाँ पड़ गई हैं, हाँ, और मैं ये कहती हूँ कि आपका पॉस्चर होना ठीक ज़रूरी है, बेशक आप 5 रेप्स करें, आप 5 रेप्स भी करेंगे आपको उसका पता चलेगा। बिल्कुल, और वो उसका आउटकम ज़्यादा अच्छा होगा। और फुली अवेल कर सकते हैं। जैसे कि इन्हें पोस्चर का बता रही हैं या ये सॉकेट का बता रही हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी न्यूट्रिशन, जी, आपका न्यूट्रिशन। एक तो बड़ा मसला है ना कि हम जिम जाते हैं या घर में ही एक्सरसाइज कर लेते हैं, 2 दिन एक्सरसाइज करते हैं तो सारी मोटिवेशन एक ही दिन में आ जाती है, सब खाना खत्म, रोटी चपाती बाहर हो गई डाइट प्लान में से, और बस जूस पे आ गए और बस इंस्टेंट दुबले हो गए। मैंने एक चीज मेंशन की थी, साइनोवियल फ्लूइड, आई वुड लाइक यू टू एलैबोरेट। तभी वो मुझे हुआ कि मैं, बिकॉज़ वो मेनली न्यूट्रिशन से आता है। जब भी आपने ये डिसाइड कर लिया कि एक्सरसाइज इज योर एजेंडा, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आप फोकस करें अपनी न्यूट्रिशन पे, ठीक है। और न्यूट्रिशन भी ऐसी न्यूट्रिशन जो कि बैलेंस न्यूट्रिशन हो, क्योंकि आजकल मार्केट में जो फेड डाइट्स हैं जिसमें या तो प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा हैं अप टू द मार्क या कार्ब्स बहुत कम हैं, हर चीज़ का एक ऑप्टिमम लेवल है, और जब वो ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम होती है तो फिर वो लीड करती है इम्बैलेंस की तरफ। अगर हम कार्ब्स की बात करते हैं और हम नाश्ते की बात करते हैं विद द एक्सरसाइज एजेंडा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मील है। बिल्कुल, स्लोली स्टार्ट करें, अच्छा स्टार्ट करें और मोटिवेशन से करें और डिसिप्लिन रहे लाइफ के अंदर, तो जिंदगी आसान होगी, खूबसूरत होगी और अच्छी होगी। इसी बात के साथ हम सबको दीजिए इजाजत, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इससे प्रैक्टिस करिएगा। अल्लाह निगहबान।